पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आप सबको पता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलके बनी होती है। और जो लोकसभा और राज्यसभा है उसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज बैठते हैं और एमपीज का मेन काम यही होता है लॉ को फ्रेम करना, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट जो है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी है। तो आपने कभी सोचा है कि जो हमारे एमपीज हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये कितने एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक के ऊपर ये एक बेयर एक्ट लेके आते हैं, एक लॉ फ्रेम करते हैं, एक स्टैट्यूट फ्रेम करते हैं। और अगर आप किसी भी लॉ की लैंग्वेज को देखो तो लीगल लैंग्वेज इतनी टेक्निकल और अच्छी लीगल लैंग्वेज होती है, यानी कि हर एक टॉपिक की डीप नॉलेज रखते हैं। और कई बार तो वो इतनी कंफ्यूजिंग भी हो जाती है, इतनी टेक्निकल होती है कि एग्जैक्टली लॉ का मतलब क्या है उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेट करना पड़ता है। और लॉ के एक्सपर्ट भी उस चीज़ को एग्जैक्टली नहीं समझा पाते कि हमारी लॉ कहना क्या चाहती है। तो आपने कभी ये सोचा है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर एक लॉ के ऊपर इतनी डिटेल नॉलेज लेके कैसे आते हैं? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी टॉपिक के ऊपर इतना डिटेल में जाके एक पूरा वेयर एक फ्रेम कर सके? तो एग्जैक्टली लॉ फ्रेमिंग कैसे होती है, हम आज इसी चीज़ को डिटेल में समझेंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक यू ऑल टू लॉ विद फ्लो। आज का हमारा टॉपिक है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अगर मैं सिंपल टर्म से बताऊं, डेलीगेटेड का मतलब होता है ट्रांसफर और लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ मेकिंग पावर्स। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो हमारी लॉ मेकिंग पावर्स है उनका ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि जो एमपीज के पास लॉ मेकिंग पावर है वो इस पावर को किसी ना किसी पर्सन को ट्रांसफर कर रही है। यही है हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है और कैसे कोई पावर डेलीगेट होती है, यानी कि पावर का ट्रांसफर, लॉ मेकिंग पावर का ट्रांसफर कैसे होता है। और अगर हम बात करें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमें क्यों करना पड़ता है, इसकी नीड क्या है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हम समझेंगे। और इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि अगर कोई भी पावर का ट्रांसफर हो रहा है तो वो सही ट्रांसफर है या सही ट्रांसफर नहीं है। इस पावर ट्रांसफर के ऊपर कौन कंट्रोल करता है, कौन चेक करता है कि पावर ट्रांसफर सही है या नहीं है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जो लॉ मेकिंग पावर्स हैं वो ट्रांसफर होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एग्जैक्टली लॉ क्या है। अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये एग्जैक्टली मेंशन है कि हमारी जो लॉ मेकिंग पावर्स हैं, यानी कि लॉज की डेफिनेशन में बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स और ऑर्डिनेंस वगैरह ये सब इंक्लूड होते हैं। अब आपको पता है ये रूल्स रेगुलेशंस का तो आपको पता ही होगा, बट बाय लॉज हमें कंफ्यूज करते हैं। तो बाय लॉज का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर लोकल एरिया के लिए जो उस एरिया की कंडीशन के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें लॉ फ्रेम करनी पड़े, उसी को बोलते हैं हम बाय लॉज। तो लॉ की डेफिनेशन में ये सब इंक्लूड है और इन सब को बनाने की पावर के ट्रांसफर को ही हम बोलेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और ये पावर ट्रांसफर लॉ मेकिंग बॉडी करती है। और कैसे करती है? बाय फ्रेमिंग ऑफ स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब एक एक्ट, पूरा एक्ट बना के, एक लॉ बना के, एक एक्ट बना के अपनी लॉ मेकिंग पावर को ट्रांसफर करती है लेजिस्लेटिव बॉडी, और इसी को बोलते हैं हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसका एग्जांपल है, कुछ पावर हम लोकल अथॉरिटीज को दे देते हैं, कुछ पावर हम कॉर्पोरेशन को दे देते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन 1986। ये एक एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया और इस एक्ट को बनाने के बाद इसी एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी कि इस एक्ट में जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उन सबको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, और इसके लिए चाहे तो वो कोई भी लॉ फ्रेम कर सकती है। और लॉ की डेफिनेशन में आपको पता है रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन ये सब आते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 1986 को फ्रेम किया। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 1986 को फ्रेम किया, जिसमें रूल्स और रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई, जबकि बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का। क्योंकि ये जो रूल्स रेगुलेशन है ये भी तो लॉ की डेफिनेशन में आते हैं, पर इस एक्ट को एनफोर्स कराने के लिए जो भी प्रैक्टिकली रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जरूरत थी वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम की। तो इस एग्जाम्पल में जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन 1986 है, इसके रूल्स को एनफोर्स कराने के लिए पार्लियामेंट ने अपनी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डेलीगेट कर दी, यानी कि ट्रांसफर कर दी। अगर हम बात करें कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट इंडिया में कैसे आया, तो इसकी हिस्ट्री की बात करें तो चार्टर एक्ट 1833 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट मेंशन है। अब हम बात करेंगे हु कैन डेलीगेट, यानी कि कौन डेलीगेट कर सकता है। जिसके पास लॉ मेकिंग पावर्स है वही लेजिस्लेटिव बॉडी अपनी उस लॉ मेकिंग पावर को डेलीगेट कर सकती है, यानी कि ट्रांसफर कर सकती है। अब ट्रांसफर किसको कर सकती है?
या फिर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी को ट्रांसफर कर सकती है, या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट बॉडी को भी ट्रांसफर कर सकती है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट कहाँ मेंशन है, तो आर्टिकल 13 सब क्लोज 3 में लॉ की डेफिनेशन दी हुई है। और लॉ की डेफिनेशन में आपको पता है रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेस, बायलॉज, ऑर्डिनेंस, ये सब आते हैं। तो इन सबको बनाने की पावर हम जिस भी अथॉरिटी को देते हैं वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में ही आता है। और अगर हम आर्टिकल 312 की बात करें, जिसके अंडर पार्लियामेंट को अथॉरिटी है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज को फ्रेम करे और उसके बाद उनको पावर डेलीगेट करे कि वो अपनी एक्सरसाइज के लिए रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह को फ्रेम करे, ये भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का एक एग्जांपल है। और यहाँ पे नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेलीगेट वही कर सकता है जिसके पास खुद वो पावर हो। तो अगर किसी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के पास लॉज बनाने की पावर है, उसने किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को पावर डेलीगेट कर दी, तो उस कंडीशन में वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी फर्दर किसी को पावर डेलीगेट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास ओरिजिनली लॉ मेकिंग पावर नहीं है, उसको डेलीगेशन के बाद ही वो पावर मिली है। तो एक बार अगर कोई भी पावर डेलीगेट हो गई, वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी जिसको पावर डेलीगेट लेजिस्लेशन के थ्रू मिली है, वो फर्दर उसको डेलीगेट नहीं कर सकती। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ इसका सबसे पहला रीज़न है कि हर मैटर के ऊपर जो एमपीज हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, या कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडीज के मेंबर्स एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो इस वजह से, और हमें जो भी लॉज चाहिए वो एक्सपर्ट के थ्रू बनी हुई चाहिए, जिससे हम उसकी ग्राउंड लेवल पे उनको एनफोर्स भी कर पाएँ। तो इस वजह से हमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ी। दूसरा, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट आपको पता है, मानसून सेशन हो गए, विंटर सेशन हो गए और समर सेशन हो गए। तो हमारे पार्लियामेंट के जो लिमिटेड सेशंस होते हैं उसमें ऑलरेडी बहुत सारा काम पेंडिंग होता है और इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो हर एक टॉपिक के ऊपर लॉ को फ्रेम भी करें, डिस्कस भी करें और फिर पास भी करें। इस वजह से हमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है। सबसे पहला फ़ायदा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, हम जिसको भी पावर ट्रांसफ़र करते हैं लॉज बनाने की, वो बॉडी ऐसी होती है जो उस मैटर की टेक्निकलिटी में जा सके और उसकी जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एड्रेस कर सके, क्योंकि हमारे जो लॉ मेकिंग बॉडीज है वो हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल आईटी एक्ट 2000 का जो था, उसमें ज़रूरी नहीं है हर किसी को आईटी की नॉलेज हो, उसके लिए आईटी के एक्सपर्ट्स ही चाहिए जो उसके ऊपर लॉ फ्रेम कर सके। और दूसरा, ये टाइम सेविंग है, क्योंकि पार्लियामेंट के सेशन आपको पता है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं और उसमें इतना सारा काम नहीं पॉसिबल है। तीसरा है, हमें जो भी लॉ फ्रेम करनी है उसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होता है और वो एक्सपर्ट ओपिनियन हमें डेलीगेट करके पावर्स को मिल जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है, इससे जो वर्क है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है और वो जहाँ जिस तरह का चेंज चाहिए होता है वो कर लेते हैं बिना एक लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो किए। उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से जो हमें वर्क मिलता है वो एक्सपर्ट्स के थ्रू किया गया वर्क होता है, इस वजह से उस वर्क की क्वालिटी वाइज वो वर्क बहुत अच्छा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर कभी भी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि अर्थक्वेक्स हो गए, एपिडेमिक्स हो गए, फ्लड्स हो गए, पेंडेमिक्स हो गए, तो इस तरह की सिचुएशन में को टैकल करने के लिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टाइम के अकॉर्डिंग फटाफट लॉ फ्रेम करने के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है। उसके बाद अगर हम बात करें, हर एक एरिया की अपनी कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको फुलफिल करने के लिए जो बायलॉज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू बनाई जाती हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं उस पर्टिकुलर लोकल एरिया के लिए। अगर अचानक से कोई भी सिचुएशन आ जाए तो उस कंडीशन में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लॉ फ्रेमिंग का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो हम डिस्कस करेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज़ है, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम की जाती हैं वो इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती, क्योंकि वो नॉर्मल लॉज की तरह पार्लियामेंट में इतनी सारी डिबेट से होकर नहीं गुजरती। और इसमें कोई ऐसा फिक्स सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि किसको हमें पावर डेलीगेट करनी है, तो इसकी वजह से ये काम अपनी मनमर्जी से किया जाता है। ये इसका एक बहुत बड़ा लूप होल है। और सबसे बड़ा लूप होल है जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू लॉ फ्रेम होती है, वो हर एक लॉ पब्लिक स्क्रूटनी से होके नहीं गुजरती। हालांकि कुछ लॉज हैं जैसे कि ऑर्डिनेंस, जिसको पार्लियामेंट में जिसके ऊपर डिबेट भी होती है। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जो डेलीगेटेड बॉडीज हैं उनके पास पूरा कंट्रोल होता है लॉ को बनाने का। और अगर हम बात करें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर किसका कंट्रोल होता है, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को हम दो तरह से कंट्रोल करते हैं। एक इसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है सुप्रीम कोर्ट का, और एक कंट्रोल होता है इसके ऊपर पार्लियामेंट का। किस तरह से? सबसे पहला कंट्रोल है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का।
जैसे कि अंडर आर्टिकल 246 ये मेंशन है कि किस सब्जेक्ट के ऊपर किसको लॉ बनानी चाहिए। तो कोई भी ऐसी लॉ अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू बनती है जो इस रूल को वायलेट करती है, तो उसको उस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस लॉ को अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करके वॉइड डिक्लेयर कर देता है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू बनी हुई लॉ के ऊपर कंट्रोल रखता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की रिगार्डिंग एक बहुत फेमस केस है री दिल्ली 1951 का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 रूल्स फॉलो करने को बोला था डेलीगेशन जब भी पावर का हो उस कंडीशन में। पहली जो पावर्स है, जितनी पावर लेजिस्लेटिव बॉडी के पास है वो सिर्फ उतनी पावर को ही डेलीगेट कर सकता है, एक्सेसिव पावर को डेलीगेट नहीं कर सकता। और दूसरा रूल ये कि जो भी एसेंशियल पावर है लेजिस्लेटिव बॉडीज की उसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि किसी भी लॉ को रिपील करना है, किसी भी लॉ को अमेंड करना है, किसी भी लॉ से रिलेटेड लेजिस्लेटिव पॉलिसी को डिक्लेयर करना है, तो इस तरह की जो एसेंशियल फंक्शंस हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज के वो डेलीगेट नहीं कर सकती गवर्नमेंट। पर हाँ, जो इस तरह के फंक्शंस हैं जो मेन लॉ है उससे रिलेटेड उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई भी रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए या लॉज को फ्रेम करना है, तो उस तरह की पावर्स को डेलीगेट किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जब तक पब्लिश नहीं होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में, तब तक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू जो भी लॉ बनी है उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट डेलीगेटेड पावर्स के ऊपर अपना कंट्रोल रखता है। दूसरा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर पार्लियामेंट्री कंट्रोल। सबसे पहले स्टेज है जिससे पहले पार्लियामेंट अपनी पावर को डेलीगेट करती है। उसके बाद पार्लियामेंट ने जिस अथॉरिटी को भी वो पावर डेलीगेट की है वो अथॉरिटी एक बिल फ्रेम करके देती है, और जो पार्लियामेंट है उस बिल को अपने हाउस में लेजिस्लेटर में इंट्रोड्यूस करती है। इंट्रोड्यूस करने के बाद पार्लियामेंट का लेजिस्लेटर उस बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजता है स्क्रूटनी के लिए, और पार्लियामेंट्री कमेटी उसके रूल्स और रेगुलेशन को अच्छे से स्क्रूटनी करने के बाद एक रिपोर्ट बना के सबमिट करती है उसी लेजिस्लेटर को जिसमें वो प्रेजेंट हुआ था बिल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है जिसमें उस बिल के ऊपर डिबेट होती है लेजिस्लेटर में। तो इस तरह से पार्लियामेंट कंट्रोल करता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर को। आई होप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और इससे हमें पता लगता है एग्जैक्टली किस तरह से लॉ की फ्रेमिंग होती है, क्योंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव बॉडीज या फिर सबऑर्डिनेट बॉडीज ही लॉ को फ्रेम करती हैं, और इसलिए हमारे जो लीगल लैंग्वेज में बेयर एक्ट्स वगैरह होते हैं उनकी लैंग्वेज इतनी टेक्निकल और इतनी टू द पॉइंट और लीगल होती है, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो एग्जैक्टली लीगल में लॉ को फ्रेम करते हैं, और पार्लियामेंट ज़्यादातर लॉ को बस पास करती है उसके ऊपर डिबेट करने के बाद, उसको स्क्रूटनी करने के बाद। सो आई होप आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू लॉ विद फ्लो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।